दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, यदि आप LIC के नए अभिकर्ता हैं या फिर आपने LIC से कोई पॉलिसी ले रखी है तो फिर यह जो आज की वीडियो है यह आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि आज की अपनी इस वीडियो में हम समझेंगे कि यदि LIC की कोई पॉलिसी बंद हो गई है तो उसको कैसे चालू किया जाता है। एक बंद पड़ी हुई LIC पॉलिसी को चालू करने के लिए किस किस स्टेप को फॉलो किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करूं, कुछ आवश्यक जानकारी आपको बताना चाहता हूं। यह जानकारी खास तौर से मेरे नए अभिकर्ता साथियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो वहां पर कुछ PDF फाइल के लिंक मिल जाएंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस PDF फाइल को डाउनलोड करके अपनी मोबाइल या फिर अपने कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं। यह जो PDF फाइल है फॉर्म संख्या 680 का ब्लैंक फॉर्म के रूप में आपको PDF फाइल मिलेगी। यानी कि यदि आप चाहें तो उसको प्रिंट आउट करा के यदि आपको कोई पॉलिसी रिवाइव कराना है तो उसको बड़े ही आसानी से रिवाइव करा सकते हैं। दूसरी तरह की जो PDF फाइल है वह एक एग्जाम्पल फाइल है, यानी कि फॉर्म संख्या 680 को कैसे भरते हैं उसका पूरा एक डमी डेटा उसके अंदर भरा हुआ पड़ा हुआ है। यानी कि भविष्य में यदि कभी आपको फॉर्म भरते समय कोई कंफ्यूजन पैदा होता है तो आप यदि उसको एक बार देख लेते हैं तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो यदि आप चाहें तो उस PDF फाइल को डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि अगर हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होती है और वह कार्य हमें करना पड़ता है तो एक छोटा सा भी कार्य हमारे लिए पहाड़ हो जाता है। यदि आप LIC के ग्राहक हैं और किसी कारण से आपका जो संपर्क है आपके एजेंट से नहीं हो पा रहा है और किसी कारण से आपकी पॉलिसी बंद हो गई है, यानी कि आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है, तो फिर हो सकता है कि उस पॉलिसी को चालू करना आपके लिए एक पहाड़ जैसा कार्य दिखाई दे। लेकिन दोस्तों, हमारा यह प्रयास होगा कि इस वीडियो में जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं, यदि आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो यह जो पहाड़ जैसा कार्य आपको दिखाई दे रहा है यह बड़े ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने मूल विषय पर। दोस्तों, सबसे पहले बात यह उठती है कि LIC की कोई पॉलिसी लैप्स कब मानी जाती है। देखिए, होता क्या है कि जब आप LIC की पॉलिसी करते हैं तो उसकी प्रीमियम समय से जमा करनी होती है। यदि आप अपने पॉलिसी की प्रीमियम रेगुलर 6 माह तक जमा नहीं कर पाते हैं तो ऐसी पॉलिसियां लैप्स हो जाती हैं। अब यदि आप ऐसी पॉलिसी को ब्रांच में लेकर जाते हैं जमा करने के लिए तो वह पॉलिसी नॉर्मल तौर पर जमा नहीं होती है। ऐसी पॉलिसी को चालू करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन यदि आपके पॉलिसी की प्रीमियम रेगुलर 5 साल तक जमा हुई है तो फिर ऐसी पॉलिसी साल भर तक रिस्क कवर प्रदान करती है। यानी कि यदि कोई पॉलिसी रेगुलर 5 साल तक जमा हुई है और किसी कारण से उस पॉलिसी की प्रीमियम साल भर तक जमा नहीं हो पाती है तो ऐसी पॉलिसियों को रिवाइव करने के लिए 1 साल का समय मिल जाता है। अब सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि एक बंद पड़ी हुई LIC पॉलिसी को चालू कराने के लिए क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है और आपकी पॉलिसी को रिवाइव करना है और आपकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर की है और आप अपने पॉलिसी की प्रीमियम खुद जमा करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो फॉर्म भरा जाता है उसका फॉर्म नंबर होता है 680। तो चलिए अब हम समझते हैं कि फॉर्म संख्या 680 को कैसे भरते हैं। तो दोस्तों, इस समय आपको फॉर्म संख्या 680 का पहला पेज दिखाई दे रहा है। इसमें यह जो पहला ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पर आपको अपनी फोटो लगानी होती है। अब दोस्तों, LIC की किसी बंद पड़ी हुई पॉलिसी को चालू करने में सबसे बड़ी भूमिका हो जाती है LIC की अभिकर्ता की। अब यदि आपका अभिकर्ता आपके साथ नहीं है तो ऐसी कंडीशन में जरूरी नहीं है कि आपने जिस अभिकर्ता से अपना बीमा कराया है उसी अभिकर्ता का साथ आपको मिले। आप किसी भी दूसरे LIC के अभिकर्ता को, यानी कि LIC के किसी भी दूसरे एजेंट को भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसा एजेंट जो आपको जानता हो, आप उस एजेंट से बोलकर आप उसका नाम और उसकी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अभिकर्ता का नाम लिखना होता है। तो चलिए, हमने यहाँ पर अपना नाम नोट कर दिया। अब इसके बाद आपको अपने मंडल का नाम लिखना होता है, यानी आपकी पॉलिसी जिस ब्रांच से हुई है वह ब्रांच किस मंडल में आता है उसको नोट करना पड़ता है। तो चलिए, हम यहाँ पर अपने मंडल का नाम लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना मंडल वाराणसी नोट कर दिया है। अब इसके बाद बात आती है शाखा कार्यालय की, यानी कि आपकी पॉलिसी किस शाखा में चल रही है उस शाखा का नाम यहाँ पर देना होता है। तो चलिए, हमने यहाँ पर अपनी शाखा नोट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मिसप्रिंटिंग हुई है, पॉलिसी अवधि लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर पॉलिसी नंबर होना चाहिए। तो इसके बगल में आपको पॉलिसी नंबर नोट कर देना होता है। अब बात यह उठती है कि आप अपने पॉलिसी की जो पॉलिसी नंबर है इसको कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए आप अपनी किसी भी पुरानी रसीद को ओपन कर लीजिए। जैसा कि इस समय आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए पॉलिसी नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है यह जो आपका पॉलिसी नंबर है यह कहीं इसी जगह पर दाएं बाएं आपकी
रसीद में दिखाई दे, आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह जो पॉलिसी नंबर लिखा होता है, पॉलिसी नंबर के जस्ट बगल में 9 डिजिट के नंबर होते हैं और यह जो 9 डिजिट के नंबर होते हैं यह टोटल न्यूमेरिकल नंबर होते हैं। तो यदि आप अपनी रसीद में ढूंढेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बड़े ही आसानी से अपना पॉलिसी नंबर खोज पाएंगे। तो जो आपका पॉलिसी नंबर है इसको आप यहाँ पर नोट कर दें। तो चलिए हमने यहाँ पर अपना पॉलिसी नंबर नोट कर दिया है। अब दोस्तों इसके बाद आपको बीमेदार का पूरा नाम नोट करना होता है। अब आपकी पॉलिसी में जो आपका नाम पड़ा हुआ है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पॉलिसी में आपका नाम क्या लिखा हुआ है, तो यदि आप अपने किसी भी पुरानी रसीद में नीचे की ओर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपका पूरा पता और आपका नाम क्या लिखा हुआ है यह आपको मिल जाएगा। तो आपकी पॉलिसी में आपका जो भी नाम लिखा हुआ है वह पूरा नाम आपको यहाँ पर नोट कर देना चाहिए। इसके बाद फिर आपका पूरा पता क्या है आपको यहाँ पर नोट करना होता है। तो चलिए हमने यहाँ पर पूरा पता नोट कर दिया है। अब इसके बाद फिर आप क्या व्यवसाय करते हैं उसको यहाँ पर नोट करना होता है। अब हमारे जो क्लाइंट है महेंद्र कुमार यादव जी, इनकी जनरल स्टोर की दुकान है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जनरल स्टोर ऑनर। इसके जस्ट बगल में नियोजक का नाम पूछा जाता है। तो यदि आप किसी संस्था में या किसी कंपनी में काम करते हैं तो वह जो आपका नियोजक है उसका नाम आपको यहाँ पर नोट करना होता है। अब इसके जस्ट बगल में आपको सेवा की अवधि नोट करनी होती है, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं कितने समय से कर रहे हैं वह आपको यहाँ पर नोट करना होता है। अब चूंकि हमारे जो क्लाइंट है महेंद्र कुमार यादव जी यह 12 वर्षों से कार्य कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 12 वर्ष। अब इसके बाद बारी आती है दूसरे क्वेश्चन की। इस दूसरे क्वेश्चन के जरिए LIC स्वास्थ्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछती है। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी के उत्तर नहीं होने चाहिए। वैसे हमारी राय आपके लिए यह होगी कि आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें। यदि इनमें से कोई भी रोग से आप ग्रसित हैं तो उसका उत्तर हाँ लिखें और डिटेल में जो जानकारी है वह आपको बगल में नोट करना होगा। तो चलिए हमारे जो क्लाइंट है महेंद्र कुमार यादव जी इस तरह की किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं है, तो हमने सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख दिए हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप LIC के अभिकर्ता हैं और आपका जो ग्राहक है इनमें से जो बीमारी दी गई है इसमें से किसी भी क्वेश्चन का उत्तर हाँ नजर आता है तो मेरी राय आपके लिए यह होगी कि आप ऐसी पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए आगे न बढ़ें, क्योंकि यदि आप गलत जानकारी देकर और पॉलिसी को रिवाइव करा देते हैं और इन केस ऐसे क्लाइंट के साथ कोई कैजुअलिटी होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में पॉलिसियों का डेथ क्लेम का पेमेंट नहीं हो पाता है और साथ ही आपकी एजेंसी भी टर्मिनेट होने का डर बना होता है। हालांकि इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो में पूरी जानकारी विस्तृत रूप से बताई हुई है। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 3 की ओर। अब तीसरे क्वेश्चन के जरिए LIC कहती है क्या आपका बीमा प्रस्ताव या आपकी कालातीत पॉलिसी का पुनर्चलन संबंधी आवेदन पत्र निगम के इस या किसी अन्य कार्यालय में विचाराधीन है। इसका मतलब यह है कि क्या आपने कोई नई पॉलिसी के लिए भी आवेदन किया हुआ है या फिर कोई दूसरी ऐसी पॉलिसी है जो कि लैप्स पड़ी हुई है, ऐसी पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए भी आपने आवेदन किया है। वह जो आवेदन है LIC की जिस ब्रांच में आप पॉलिसी चालू करा रहे हैं इस ब्रांच में या फिर किसी दूसरे ब्रांच में भी है क्या? यदि ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना होता है और जो पॉलिसी संख्या है उसको नीचे नोट करना होता है। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसको नहीं लिख देते हैं। अब चौथे क्वेश्चन में LIC पूछती है क्या आप इस समय पूर्णतः स्वस्थ हैं, आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, तो हमको यहाँ पर अच्छा लिख देना होता है। अब यदि आपने पहले से LIC की पॉलिसी को चालू करने के लिए LIC में कोई प्रीमियम जमा की हुई है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होती है। तो चूंकि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं नोट कर देते हैं। अब छठवें प्रश्न के जरिए LIC ग्राहक की हाइट और वेट मांगती है। दोस्तों इसके लिए हमारी राय होगी कि यदि आप अभिकर्ता हैं तो आपने पॉलिसी को सेल करते समय ग्राहक का जो हाइट और वेट नोट किया हुआ था वही हाइट और वेट यहाँ पर दें, या फिर ग्राहक की हाइट को नाप लें और उसी के अनुसार हाइट और वेट को नोट करें। तो चलिए हम यहाँ पर अपने ग्राहक का हाइट और वेट नोट कर देते हैं। अब इसी के साथ जो फॉर्म संख्या 680 है इसका पहला पेज कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं फॉर्म संख्या 680 के पेज नंबर 2 पर। अब यहाँ पर 7वें क्वेश्चन के जरिए LIC पूछती है कि यदि LIC की कोई दूसरी भी पॉलिसी जो कि लैप्स पड़ी हुई है और उसको रिवाइवल करने के लिए आपने दिया है तो वह जो पॉलिसी नंबर है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होती है। अब इसके बाद जो 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न महिला बीमा धारकों के लिए पूछा जाता है। यदि आप एक महिला बीमा धारक हैं और आप अपनी पॉलिसी चालू करने जा रही हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप इन क्वेश्चन को पढ़कर जो इसका सही उत्तर है वह आपको नोट कर देना चाहिए। लेकिन यदि आप LIC के अभिकर्ता हैं और आप किसी महिला बीमा धारक की पॉलिसी को चालू करना चाहते हैं
तो यहाँ पर कुछ चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है पिछले प्रसव की तिथि जो है यह सही सही नोट करना बहुत जरूरी है। खास तौर से जब उसकी पॉलिसी हुई थी तो उसकी लास्ट डिलीवरी डेट क्या थी, वह लास्ट डिलीवरी डेट और आप यह जो फॉर्म भर रहे हैं इसमें जो पिछले प्रसव की तिथि है वह दोनों ही सेम होनी चाहिए। यदि पॉलिसी लेने के बाद कोई डिलीवरी नहीं हुई है उस कंडीशन में यदि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो मेरी राय आपके लिए यह होगी कि एक बार अपने विकास अधिकारी या फिर CLIA अभिकर्ता से जरूर संपर्क कर लीजिए। दोस्तों 7वां और 8वां क्वेश्चन हमारे बीमा धारक के साथ लागू नहीं होता है, तो चलिए हम यहाँ पर लागू नहीं लिखकर और इस प्रकार से मार्का कर देते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर आपको ग्राहक का नाम लिखना होता है, यानी यहाँ पर पॉलिसी धारक का नाम नोट होगा। चलिए हमने यहाँ पर पॉलिसी धारक का नाम नोट कर दिया है और अब हम चलते हैं नीचे की ओर। अब इसके बाद जिस स्थान पर आप फॉर्म भर रहे हैं वह स्थान नोट करना होता है और जिस डेट में यह फॉर्म भरा जा रहा है वह डेट यहाँ पर आपको लिखनी होती है। मेरी राय आपके लिए यह होगी कि ग्राहक जब आपके सामने बैठकर यहाँ पर सिग्नेचर कर रहा है, जिस डेट में सिग्नेचर कर रहा है वही डेट आप यहाँ पर इंटर करें और एक लैप्स हुई पॉलिसी को जितना जल्दी हो सके उसी दिन या दूसरे दिन उस पॉलिसी को जरूर रिवाइव करा दें। अब इसके बाद यहाँ पर जो साक्षी का हस्ताक्षर लिखा हुआ है, तो जिस अभिकर्ता ने फॉर्म के शुरुआत में अपना नाम लिखा है उसी अभिकर्ता से आपको यहाँ पर सिग्नेचर करा देना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं। व्यवसाय में हमने अभिकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम लिख दिया है और इसके बाद फिर पता जो आता है हमने लिख दिया हुकुलगंज वाराणसी और फिर आपको अपना एजेंसी कोड नोट कर देना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह जो फॉर्म है यह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इस फॉर्म का उपयोग पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए किया जा सकता है। चलिए अब हमने यहाँ तक तो फॉर्म को कंप्लीट भर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, खासतौर से यदि आप ग्राहक हैं तो फिर आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद आप अपना एड्रेस प्रूफ और फोटो प्रूफ की फोटो स्टेट कॉपी करा लें और जब फोटो स्टेट कॉपी आप करा लेते हैं तो उसके नीचे आपको अपना सिग्नेचर कर देना चाहिए। सिग्नेचर आपको वही करना होगा जब आप पॉलिसी ले रहे थे, तो पॉलिसी का जो प्रपोजल फॉर्म था उस पर जो आपने सिग्नेचर किया था, यानी पॉलिसी लेने से पहले जो फॉर्म भरा जाता है उस पर जो आपने सिग्नेचर किया था वही सिग्नेचर इस फॉर्म पर होना चाहिए। अब यदि आपका जो रिवाइवल अमाउंट है यह रिवाइवल अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है तो इसके लिए फिर आपको अपना पैन कार्ड की फोटो कॉपी भी लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब यह जितनी भी फोटो स्टेट कॉपियां हैं इन सभी को फॉर्म के साथ नत्थी कर एक जगह व्यवस्थित कर लेना चाहिए। अब जब यह सारी चीज आप कंप्लीट कर चुके होते हैं फिर आप LIC की ब्रांच ऑफिस में चले जाएं। अब जब आप LIC की ब्रांच ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ आपको कैश काउंटर दिखाई देते हैं जहाँ पर की प्रीमियम जमा होती है और रसीद मिलती है। वहीं आसपास में यदि आप किसी से पूछ भी लेंगे तो एक काउंटर आपको ऐसा मिल जाएगा जहां पर की पॉलिसी सर्विसिंग से संबंधित जानकारी दी जाती है, यानी पॉलिसी का स्टेटस, रिवाइवल कोटेशन, लोन कोटेशन, यह सारी चीजों की जानकारी और डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। तो आपको उस काउंटर पर जाना है और वहां पर आपको अपना यह जो कागज है जिसको कि आपने नत्थी करके कंप्लीट किया हुआ है इस कागज को देकर और रिवाइवल कोटेशन निकलवाना होता है। वह अधिकारी जो काउंटर के ऊपर बैठा हुआ होगा जैसे ही वह रिवाइवल कोटेशन निकाल कर आपको देता है वह रिवाइवल कोटेशन इस फॉर्म के साथ आपको नत्थी कर देना चाहिए। और अब इसके बाद आपको PS डिपार्टमेंट में, पॉलिसी सर्विसिंग डिपार्टमेंट में जाना होगा। वहां पर जो भी AA रैंक के अधिकारी होंगे वह आपके इस फॉर्म को चेक करेंगे और चेक करने के बाद वह वेरीफाई करेंगे। यदि आपको ब्रांच में ऐसे अधिकारी को खोजने में समस्या होती है तो ब्रांच के अंदर टेबल के ऊपर जो भी व्यक्ति बैठा होगा आप उन किसी से भी पूछ लेंगे कि हमें हमारी जो पॉलिसी है बंद पड़ी हुई है इसको चालू कराना है, हमें किस अधिकारी के पास जाना होगा, तो वह आपकी निश्चित रूप से मदद कर देंगे। अब वह अधिकारी जब आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे तो डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद यदि आपकी पॉलिसी मेडिकल के द्वारा चालू होने वाली होगी तो फिर आपको अपनी पॉलिसी में मेडिकल कराना होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो मेडिकल कराना है वह मेडिकल आप किसी भी डॉक्टर से करा सकते हैं। मेडिकल कराने के लिए LIC का स्पेशल डॉक्टर होता है। यदि आपके पॉलिसी में मेडिकल की रिक्वायरमेंट आती है तो आपको उन्हीं अधिकारी से पूछ लेना चाहिए कि LIC का कौन सा मेडिकल अधिकारी आपके आसपास में है। जो भी LIC का मेडिकल डॉक्टर आसपास में हो आप वहां पर जाकर अपनी पॉलिसी को देकर अपना मेडिकल करवा सकते हैं। अब जब आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है और यह सारे दस्तावेज कंप्लीट हो जाते हैं फिर से आपको उसी अधिकारी के पास जाना होगा जिन्होंने यह दस्तावेज पास किए होंगे। अब जैसे ही वह अधिकारी आपके इस फॉर्म को वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई करने के बाद जहां से आपने रिवाइवल कोटेशन निकलवाया था, यानी कंप्यूटर से जहां प्रिंट आउट करके आपने निकलवाया हुआ था, एक बार फिर से आपको वहां पर जाना होगा। अब यह जो वेरीफाइड आपका फॉर्म है
जितने भी दस्तावेज आपने नत्थे किए हुए हैं यह सारा कुछ आपको उन्हें दे देना होगा। थोड़ी ही देर में कंप्यूटर पर बैठा हुआ जो अधिकारी होगा वह आपके फॉर्म को, आपके पॉलिसी नंबर को कंप्यूटर में फीड करके वैलिडेट कर देगा और उसके बाद अब आप अपने पॉलिसी की प्रीमियम को प्रीमियम काउंटर पर ले जाकर जमा करके आसानी से चालू करा सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि जब आप पहली बार इस कार्य को करने के लिए जाएंगे तो यह कार्य थोड़ा सा अटपटा सा और थोड़ा सा कठिन महसूस हो रहा हो, लेकिन जैसे ही आप ब्रांच में अपनी पॉलिसी को चालू करने के लिए जाएंगे मुझे भरोसा है कि आपको यह कार्य जितना कठिन दिखाई दे रहा है उतने ही आसानी से आप अपनी पॉलिसी को चालू करा पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। तो यदि यह वीडियो आपको लगी हो उपयोगी और अच्छी तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को प्रमोट करने में हमारी मदद जरूर करें। और यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि उसका फायदा यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वीडियो निश्चित रूप से हमारी लंबी होती है लेकिन जो भी जानकारी होती है वह पूरी की पूरी जानकारी शेयर की जाती है। तो ऐसा न हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाद में फिर कमेंट सेक्शन में आप हमें शिकायत करें कि आप वीडियो को बहुत बोरिंग बनाते हो और वीडियो को बहुत लंबा बनाते हो। खैर, हमारा उद्देश्य तो सिर्फ यही है कि यदि हमारे चैनल से कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उसको पूरी जानकारी हो और वह जो कार्य करने के लिए जाए वह कार्य में असफल होकर न लौटे। और दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।